मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे देखते ही आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा सबसे पहला कि सर आप कौन हो, किस बात के लिए आए हो, ये सारी बातें। बट इस सबसे पहले मेरा एक दायित्व बनता है कि निर्माण की कक्षाएं कई दिनों से बंद हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद थी। आपको पता है कि इस समय पर विश्व कोरोना महामारी के क्रम में चल रहा है। इस त्रासदी से निपटने के क्रम में कई दिनों तक का तो इंतजार चल रहा था कि जब भी यह समस्याएं समाप्त होंगी, समस्याओं के समाप्ति के बाद क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे। बट आज सबको विदित है कि यह समस्या कब तक समाप्त होगा, कुछ ऐसा अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। अनुमान और अंदाजे पर तो बात की नहीं जा सकती। इसलिए हमारे डायरेक्टर निदेशक कमल देव सर ने एक प्रयास किया कि आपको यह सारी कक्षाएं ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जाएं। इसीलिए मित्रों, निर्माण की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप सब इसके लिए लगातार कमल देव सर से बात कर रहे थे कि सर कुछ ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम हमारे लिए चलाया जाए जो कि काफ़ी फ्रूटफुल रहे। उसी क्रम में सबसे पहले पदार्पण मेरा हुआ है, इसलिए पुनः मेरे तरफ से मित्रों बहुत बहुत आपका धन्यवाद और स्वागत। क्लास में शुरुआत करना है मित्रों हमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी से। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की संकल्पना से हमें टॉपिक की स्टार्टिंग करनी है। ओके, तो अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे लौटते हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं कि यह सेक्शन लगातार महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है। बचपन से ही मित्रों हम लोग अपने बड़े बूढ़ों से, पिता पितामहों से यह सुनते चले आए हैं अपने इस भूत तत्वों से निर्मित शरीर के बारे में कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। लोग कहते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर पंच महाभूत तत्वों से निर्मित है। पंच महाभूत तत्वों से निर्मित है। इन तत्वों से निर्मित है। इन तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से ही हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है, हमारे इस बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ है। भूत तत्व, भूत तत्व मतलब मित्रों क्या है? इसे हम यहां से आशय लेंगे भौतिक तत्वों से, फिजिकल एलिमेंट से, भौतिक तत्वों से लेंगे। अर्थात जो जैविक तत्व हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका भौतिक तत्वों की है। पढ़ना है हमें इकोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, जिसमें बायोटिक ऑर्गेनिज्म के वास क्षेत्र, आवास क्षेत्र, हैबिटाट जोन का अध्ययन करना है। एक निश्चित वास क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों की क्रियाओं का अध्ययन करना है। एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों की संरचनाओं का अध्ययन करना है। तो शब्द यहां पर है जीव, महत्वपूर्ण है यहां पर जीव। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह जीव क्या है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर यह खंड क्यों लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हमने इसकी शुरुआत कुछ और तरीके से की है कि हमारा जिस प्रकार से शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है, तो यहां पर पंच महाभूतों से हमने निकाल लिया भूत तत्व, जिसे भौतिक तत्व कहते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स कहते हैं। भूगोल के संदर्भ में अगर आप देखें मित्रों, ज्योग्राफी के संदर्भ में, तो भौतिक तत्वों में से सर्वप्रथम 3 महत्वपूर्ण भौतिक तत्वों की चर्चा होती है। सर्वप्रथम एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अजैविक तत्व हैं, लेकिन 3 भौतिक तत्वों की चर्चा होती है। पहला भौतिक तत्व है लिथोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं स्थल मंडल। दूसरा भौतिक तत्व है हमारा हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं जल मंडल।
जलमंडल। तीसरा भौतिक तत्व है हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। आप लोगों ने एक वेन डायग्राम क्लास 6 से देखा होगा। लगातार इसे समझने में वेन डायग्राम काफी हेल्पफुल रहा है। कैसा वेन डायग्राम? देखो, अगर 3 प्रकार के हम तत्वों की बात करें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तथा एटमॉस्फेयर, इन तीनों तत्वों के संदर्भ में समझो मित्रों कि माना कि देखो कैसे जैविक तत्वों की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम समझेंगे यहां पर। माना कि प्रथम भूत तत्व है हमारा स्थल मंडल, जिसे हम बोल रहे हैं लिथोस्फीयर। दूसरा भूत तत्व है हमारा यहां पर हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम जलमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। तीसरा हमारा भूत तत्व है मित्रों, तीसरा भूत तत्व महाभूत तत्व है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये वेन डायग्राम मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सबने देखा होगा, निश्चित रूप से मित्रों देखा होगा। तो मित्रों, जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का एक निश्चित आनुपातिक संयोग होता है, एक निश्चित आनुपातिक संयोग होता है, जहां यह तीनों आपस में मिल रहे होते हैं या जहां पर इन तीनों की उपस्थिति हो रही होती है, इन तीनों की उपस्थिति की दशा में ही तथा अन्य अनुकूल दशाओं के होते हुए जीवों की उत्पत्ति होती है। और वह क्षेत्र जहां पर जीवों की प्राप्ति होती है उसे बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के एक निश्चित प्रपोर्शन में संयोग से, एक निश्चित प्रपोर्शन में संयोग से जब अनुकूल ताप तथा सूर्य ताप की मात्रा हो, जैव मंडल की उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है। तो मंडल के रूप में अगर हम देखें तो चौथा मंडल हमारा हो गया बायोस्फीयर। चौथा मंडल कौन सा हो गया मित्रों? हमारा एक बायोस्फीयर हो गया। ओके, देखो अब ये बायोस्फीयर है, इसका शब्द ही जुड़ा है बायो, है ना। बायस का मतलब यहां पर क्या हो गया? लाइफ। बायस का मतलब क्या हो गया यहां पर मित्रों? लाइफ, जीवन। मतलब ऐसा स्फीयर, ऐसा मंडल जिसमें जीवन पाया जाता है, अर्थात जैविक तत्वों से संबंधित मंडल, अर्थात जैविक तत्वों से संबंधित मंडल। मित्रों फिर से देखो आप, 3 जो महाभूत तत्व थे ये अजैविक तत्व थे, इनमें जीवन नहीं था, पर इनका आनुपातिक संयोग हुआ अनुकूल सूर्य तप या तापमान की उपस्थिति में जीवन का उद्भव हुआ। वह क्षेत्र, वह परिसीमा जहां पर जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर का शब्द बायो का अर्थ है लाइफ, अर्थात जीवन, जीवन युक्त मंडल। जीवन युक्त मंडल के अंतर्गत जीवों में से हम 3 प्रकार के जीवों को देखते हैं मित्रों, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रोब्स। 3 प्रकार के जीवन में से किसकी किसकी बात हम कर सकते हैं? तो पहला है वनस्पति जगत, वनस्पतियों की बात करेंगे, वनस्पतियां। तो दूसरा है हमारा जंतु जगत, जंतु जगत, हम जंतुओं की बात करेंगे, जंतुओं की बात करेंगे मित्रों। और तीसरा हम बात करेंगे इसमें माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। ये 3 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, ये 3 प्रकार के एलिमेंट्स हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। इन 3 प्रकार के एलिमेंट्स से युक्त क्षेत्र को ही हम किस नाम से जानते हैं? बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जीव मंडल के नाम से जानते हैं। और मित्रों आपको पता है कि जीव मंडल का जो ये दूसरा घटक हमने लिखा है जंतु, उन जंतुओं में से एक महत्वपूर्ण जंतु है मानव। कौन है एक महत्वपूर्ण जंतु? मानव है। ओके, अर्थात मानव कहां निवास करता है? बायोस्फीयर
बायोस्फीयर में निवास करता है। मानव का जीवन किस पर टिका हुआ है? बायोस्फीयर पर टिका हुआ है। क्योंकि मानव का जीवन बायोस्फीयर पर टिका हुआ है, बायोस्फीयर का अस्तित्व इन 3 महाभूत तत्वों पर टिका हुआ है, इसलिए मित्रों ये तो आपको भली भांति प्रकार से पता है कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। ओके, आपको ये भली भांति प्रकार से पता है कि प्रकृति ने जितने भी जंतुओं को बनाया है, उन जंतुओं में से केवल मानव ही ऐसा है जो फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली तीनों प्रकार से डेवलप हुआ है। सामान्यतः विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं वो फिजिकली डेवलप होते हैं, परंतु मानव कैसे डेवलप हुआ है? जितना ही फिजिकली डेवलप हुआ उतना ही यह इंटेलेक्चुअली डेवलप हुआ है। क्योंकि मानव इंटेलेक्चुअल प्राणी है, मानव ज्ञानी मानव है। ज्ञानी मानव जिस पर उसका भविष्य टिका है उसे निश्चित रूप से जानना चाहेगा। ज्ञानी मानव जिस पर उसके जीवन का अस्तित्व टिका हुआ है उसे निश्चित रूप से समझना चाहेगा। उसे समझने के क्रम में वह बायोस्फीयर का अध्ययन करता है। उसे समझने के क्रम में वह अपने चतुर्दिक परिवेश का अध्ययन करता है, अपने चतुर्दिक के पर्यावास का अध्ययन करता है, और उस पर्यावास के अध्ययन में वह पाता है कि हमारा जीवन जैविक तत्वों से एवं अजैविक तत्वों से घिरा हुआ है। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति जैविक तत्वों से एवं अजैविक तत्वों से होती है। जब हमारा जीवन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति संपूर्ण जैविक एवं अजैविक तत्व कर रहे हैं तो हम उनका उपभोग करेंगे। हम उनका क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। मानव अपने जीवन को सरल, सफल, सुखद मानव अपने जीवन को सरल, सफल, सुखद बनाए रखने के लिए इन चारों मंडलों के घटकों का प्रयोग करेगा। मित्रों एक यहां पर नया हम यहां पर चित्र देखने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम मानव की बात करें, जहां मानव निवास करता है, तो उसे अगर हम मानव मंडल की बात करें तो देखिए मानव के संदर्भ में हम क्या चीजें दिखा सकते हैं आपको। देखो कैसे, मान लेते हैं कि मानव है, मानव का जीवन 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिका हुआ है। कैसे? पहला जो हमने देखा यहां पर, पहला स्तंभ हमारा निर्मित कर रहा बायोस्फीयर। दूसरा जो हमारा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ निर्मित कर रहा है लिथोस्फीयर। तीसरा हमारा स्तंभ निर्मित कर रहा है मित्रों हाइड्रोस्फीयर। चौथा हमारा स्तंभ निर्मित कर रहा है एटमॉस्फेयर। कौन सा निर्मित कर रहा है? एटमॉस्फेयर। ये 4 स्तंभ हो गए। आरंभ में तो हमने 3 की बात की थी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। लेकिन इन तीनों के संयोग से एक और नया मंडल बन गया जिसको हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। ये चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये देखो आप मित्रों, चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, रिलेटेड है। अब इन चारों पर ही टिका हुआ है मानव का अस्तित्व, इन चारों पर ही आधारित है मानव का अस्तित्व। देखो कैसे, दिस वन सपोज मानव के लिए हम दे दें H, ह्यूमन स्फीयर, तो मानव का अस्तित्व इस पर भी टिका है, इस पर भी टिका है, इस पर भी टिका है और इस पर भी। अर्थात मानव रूपी भवन, मानव के जीवन से संबंधित मेरी बातें हैं मित्रों, अर्थात ह्यूमन स्फीयर, मानव रूपी भवन। यहां समझो कि ये 4 पिलर हैं, इन 4 पिलर पर आधारित है। एक भवन है मित्रों, वह भवन 4 पिलर पर अगर खड़ा हुआ है, उसमें से किसी एक को ध्वस्त कर दो। 4 पिलर में से मानव के अस्तित्व के देखे, मानव को हमने चारों के ऊपर बैठा दिया। ओके, इसे 3, इसको क्या करेंगे? स्काई व्यू देखेंगे कि इन चारों के ऊपर मैंने बैठा दिया। अब इन चारों में से किसी एक को आप नष्ट करना शुरू कर दो, इन चारों में से
किसी एक पर आप असंतुलन उत्पन्न करना शुरू कर दो, इन चारों में से किसी एक या एक से अधिक घटक को आप असंतुलित करना शुरू कर दो, तो मित्रों ठीक उसी प्रकार से कि अगर भवन 4 पिलर पर टिका है, एक भी पिलर जर्जर हो जाए तो भवन अधिक समय तक टिका नहीं रहेगा, अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख पाएगा। उसी प्रकार से हमारा यह मानव मंडल चूंकि इन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, इनमें से एक या एक से अधिक के साथ अगर छेड़खानी हुई, छेड़छाड़ हुआ, इन पर असंतुलन उत्पन्न हुआ, तो मानव का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा, मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और मित्रों, विगत वर्षों में मानव भोगी मानव हो चुका है। विगत वर्षों में मानव ने प्रकृति का दोहन, रॉबरी पूर्ण किया है। विगत वर्षों में मानव ने प्रकृति का दोहन दानवों की तरह कर डाला है। प्रकृति के यह चारों तत्व निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जर्जर और असंतुलित होते नजर आ रहे हैं। जब इन पर संकट उत्पन्न हुआ तो मानव के भविष्य पर भी चिंता होनी लाजमी है। मित्रों, वर्तमान में जो कोरोना की त्रासदी आप झेल रहे हैं, आप सब अपने अपने घरों पर बैठे हैं, क्या यह ठीक बात है? दुनिया की अर्थव्यवस्था है जो है, लेकिन दुनिया में सबका जीवन ही आज प्रश्नगत हो चुका है। हर व्यक्ति घर से निकलते ही सशंकित रहता है कि जब तक हम घर पहुंचेंगे सुरक्षित होंगे भी या नहीं, कल की डेट में हम होंगे भी या नहीं। ये सारी चिंताएं निश्चित रूप से प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का परिणाम है।